बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम प्रोटोज़ोआ का फाइलम सीलियोफोरा डिस्कस करेंगे। सीलियोफोरा को कॉमनली सीलिएट्स भी कहा जाता है। अब इनको सीलिएट्स इसलिए कहा जाता है कि इनके सेल्स के ऊपर हेयर लाइक अपेंडेजेस, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, सीलिया। तो सीलिया की मौजूदगी की वजह से इन ऑर्गेनिजम्स को, इन प्रोटोजोन को सीलिएट्स कहा जाता है। सीलिएट्स का लाइफ स्टाइल वेरिएबल है। बहुत सारे सीलिएट्स ऐसे हैं जो फ्री लिविंग हैं, यानी किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट नहीं। तो अगर ये फ्री लिविंग हैं तो फिर ये एक्वेटिक भी हैं। और एक्वेटिक एनवायरनमेंट के लिहाज से भी वैरायटी है। कुछ सीलिएट फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और कुछ सीलिएट मैरीन वाटर में भी पाए जाते हैं। सीलिएट्स का एक ग्रुप सिम्बियोटिक लाइफ गुजारता है, यानी अपनी फूड के लिए किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहता है। और जब ये सिम्बियोटिक है तो डेफिनेटली जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहता है वहाँ से ही अपनी फूड को अब्जॉर्ब भी करता है। और ये जब सिम्बियोटिक के तौर पर लाइफ गुजारते हैं तो इसका ये मतलब है कि इनकी फूड के लिए डिपेंडेंस किसी लिविंग होस्ट पे ही है। लाइफस्टाइल के बाद इनका जो प्रोमिनेंट फीचर है वो उनके सीलिया, मैंने पहले बताया। सीलिया शॉर्ट स्ट्रक्चर्स हैं, हेयर लाइक हैं और सेल की प्रोजेक्शंस हैं। अब ये सीलिया क्यों मौजूद हैं? तो इनके फंक्शन में भी वैरायटी है। किसी सीलिएट में ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, यानी इनकी मदद से सीलिएट अपनी जगह चेंज करते हैं। जैसे अगर हम पैरामीशियम की बात कर लें और किसी सीलिएट में सीलिया फीडिंग के लिए यूज़ होते हैं। जब ये सीलिया बीट करते हैं तो ये फूड को सेल की तरफ खींचते हैं, पुल करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये फीडिंग में भी इन्वॉल्व हैं। बाकी प्रोटोजोन की तरह इनके पास भी पेलिकल स्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन ये पेलिकल निस्बतन रिजिड है। इस पेलिकल की फ्लेक्सिबिलिटी निस्बतन कम है। इसकी वजह से सीलिएट की सेल शेप में बहुत कम चेंज देखने को मिलती है, ऑलमोस्ट फिक्स शेप होती है इनकी। फीडिंग के लिए इनके सेल के ऊपर स्पेशल पॉइंट बना हुआ है जहाँ से फूड इंजेस्ट की जा सकती है। वो पॉइंट साइटोस्टोम है। मज़ीद इसकी डिटेल हम आगे डिस्कस भी करेंगे। इसके अलावा इनका और बड़ा इम्पोर्टेंट फीचर कि सीलिएट में दो तरह के न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। अब इन न्यूक्लियाई में से जो बड़े साइज़ के होंगे, लार्ज साइज़ के होंगे, उनको मैक्रो न्यूक्लियस कहा जाता है। और जो स्मॉल साइज़ के होंगे इनको माइक्रो न्यूक्लियस कहा जाता है। मैक्रो न्यूक्लियस साइज़ में भी बड़े हैं और उसके अलावा इनमें क्रोमोसोम की मल्टीपल कॉपीज़ होती हैं, पॉलीपोलाइड। और माइक्रो न्यूक्लियस में हर क्रोमोसोम की 2-2 कॉपीज़ हैं, डिप्लाइड है। मैक्रो न्यूक्लियस का मेजर फंक्शन सीलिएट की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना है, जबकि माइक्रो न्यूक्लियस सेक्टरी प्रोडक्शन जैसे एक प्रोसेस में इन्वॉल्व है, विच इज़ नॉन एज कॉन्जुगेशन। हम माइक्रो न्यूक्लियस का
सीलिएट की ग्रोथ के साथ, सीलिएट के मेटाबॉलिज्म के साथ कोई लिंक नहीं है। तो मैक्रोन्यूक्लियस का ये जो डिफरेंस है ये नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम के लिहाज से भी है, उनके फंक्शन के एतबार से भी है और उनके साइज़ के एतबार से भी है। उसके बाद सीलिएट का एक अहम फीचर है कि इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इनकी जो पेलिकल है वो किस तरह की है और उसके ऊपर किस टाइप की प्रोजेक्शंस हैं। तो अगर हम पैरामीशियम को एज एग्जांपल लें तो पैरामीशियम सेल ड्रॉ करते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर मैक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म है और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये प्रोजेक्शंस हैं दैट आर नोन एज सीलिया। ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं सीलिया। अब अगर हम सीलिया समेत छोटा सा पोर्शन यहाँ से लेकर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करें, सपोज़ हम इतना सा पोर्शन अलग करके इसको स्टडी करते हैं तो ये पोर्शन कैसा नज़र आएगा, इसकी बात कर लेते हैं जी। तो यहाँ पे अगर हम इसकी प्रोजेक्शन की बात करें तो ये पैरामीशियम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये नीचे बिल्कुल बेसल बॉडी है और बेसल बॉडी से ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्टेड हुई है दैट इज़ नोन एज सीलियम। थोड़े से डिस्टेंस पे इसी तरह की बेसल बॉडी और फिर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है सीलियम। ये मैंने दो सीलिया आपके सामने ड्रॉ किए हैं, चलें एक और ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज़ बेसल बॉडी और ये सीलियम है। अब ये बेसल बॉडी हो या सीलियम खुद हो, ये दोनों माइक्रोट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल स्ट्रक्चर हैं। सीलियम ये दोनों माइक्रोट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल हैं। तो इस चैप्टर में हम इनकी डिटेल स्ट्रक्चर की तरफ नहीं जाएंगे, पर इतना याद रखेंगे बोथ आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब इन सीलिया के दरमियान में कहीं कहीं पे इस तरह की प्रोजेक्शंस भी हैं ये, लेकिन ये हैं सेल के अंदर ही, सेल से बाहर उभरी हुई नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर जो हैं ये रेड कलर में मैं ड्रा कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर्स। ये जो रेड कलर की स्ट्रक्चर है इसे हम नाम देते हैं ट्राइकोसिस्ट। ये एक्चुअली स्टिंगिंग स्ट्रक्चर हैं। यहाँ से जो थ्रेड निकलते हैं, धागे खारिज होते हैं, उनकी मदद से पैरामीशियम या सीलिएट अपने प्रीडेटर को भी दूर भगाते हैं, यानी अपना डिफेंस करते हैं, अपनी प्रोटेक्शन भी करते हैं। जब कभी इन ट्राइकोसिस्ट को स्टिमुलस मिलती है तो ये ट्राइकोसिस्ट इनके अंदर से नीडल लाइक एक फाइबर बाहर निकलता है। ये एक्चुअली इनका थ्रेड या स्टिंग है। ये किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में घुसता है और यहाँ से रिलीज़ होने वाले जो टॉक्सिन्स हैं, पॉइजन्स हैं, वो उस ऑर्गेनिज्म को या पैरालाइज कर सकते हैं या उसको किल भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे सीलिया के दरमियान जो गैप्स हैं, यहाँ पे हर जगह पे इसी तरह की स्ट्रक्चर हैं जिनको हम ट्राइकोसिस्ट का नाम दे रहे हैं। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ सीलियम है या इनकी बेसल बॉडीज़ हैं, बेसल बॉडी सब की आपस में ये फाइबर्स की मदद से कनेक्टेड है। इन फाइबर्स को काइनेटोडेस्मेटा का नाम दिया जाता है। काइनेटोडेस्मेटा ये फाइबर्स हैं
जो तमाम सीलिया की बेसल बॉडी को आपस में जोड़े हुए हैं। अब आपको ये भी मालूम होगा कि एक्चुअली बेसल बॉडी को ही हम काइनेटोसोम भी कहते हैं। तो उसी रेफरेंस से ये फाइबर्स का नाम रखा हुआ है काइनेटोडेस्मेटा, काइनेटोसोम या बेसल बॉडी को आपस में कनेक्ट करने वाले। इस कनेक्शन का ये फ़ायदा होता है कि इससे सीलिया की मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड हो जाती है। कोऑर्डिनेटेड का मतलब ये है कि अगर ये एक सीलियम मूव कर रहा है, हिल रहा है, तो इसकी वजह से काइनेटोडेस्मेटा एक्टिवेट होते हैं और उससे करीब सीलिया भी हिलना शुरू हो जाते हैं। तो काइनेटोडेस्मेटा का भी बेसिक फंक्शन क्या हुआ कि सीलिया की बीटिंग को, इनके लहराने को, इनके मूव करने के प्रोसेस को कोऑर्डिनेट किया जा सके। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर फिर पेलिकल स्ट्रक्चर भी मौजूद है। दिस इज़ पेलिकल ऑफ द सीलिएट्स। पेलिकल, हियर इज़ द पेलिकल। तो ये बात हो गई इनके सीलिया की और सीलिया के फंक्शंस की। फर्दर अगर आप फिर भी थोड़ी इनकी स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं तो मैं वो भी चलें आपको बता ही देता हूँ, ताकि आपको क्लियर कट पता चले कि बेसल बॉडी और सीलिया की स्ट्रक्चर में क्या कोई डिफरेंस है या नहीं। इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब इसको इस एंगल से हम देखते हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस वन, और इसके नीचे ये जो बेसल बॉडी है, इट इज़ मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। बेसल बॉडी ये ख़ुद माइक्रोट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल है। और ये कितनी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं? ये 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। अगर हम बेसल बॉडी का ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो यहाँ पे 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट, ये 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स का ग्रुप है, इसको माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट कहते हैं। तो इस तरह के 9 ट्रिपलेट्स होंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इधर कोई 9 समझ लें। तो टोटल ये 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल स्ट्रक्चर है बेसल बॉडी। अब यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल्स ओरिजिनेट होती हैं और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ये हैं 9 डबलेट्स, यानी ये जो सेल से बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलेंगी, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड कर लेती है। ये अब ये जो अंदर माइक्रोट्यूब्यूल का क्लस्टर है, इस माइक्रोट्यूब्यूल क्लस्टर को एक्सोनीम कहा जाएगा। इट इज़ क्लस्टर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। और यहाँ पे जो माइक्रोट्यूब्यूल होंगी वो 3-3 के ग्रुप में नहीं है, वो डबल ग्रुप है, 2-2 माइक्रोट्यूब्यूल ग्रुप, इसको डबलेट कहा जाता है। और फिर इनके इर्द गिर्द ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इस पूरी स्ट्रक्चर जो सेल से बाहर उभरी हुई है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? दैट इज़ नोन एज सीलियम। तो सीलियम खुद भी माइक्रोट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल है और इसके इर्द गिर्द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने कवरिंग बनाई हुई है। तो ये हेयर लाइक्स अपेंडेज है जी। अब सीलियम के अलावा अब मज़ीद हम एक अहम करैक्टर डिस्कस करेंगे कि सीलिएट्स अपनी फूड कैसे लेते हैं। सीलिएट्स की न्यूट्रिशन की भी बात करेंगे कि सीलिएट्स अपनी फूड कैसे हासिल करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट न्यूट्रिशन ऑफ द सीलिएट्स। न्यूट्रिशन के हवाले से बात की जाए तो पहला जिक्र हम पैरामीशियम का ही करेंगे। पैरामीशियम फ्री लिविंग है और ये
प्रीडेटरी है, ये अपनी फूड को इंजेस्ट करता है, अपनी फूड का पीछा करता है, उस पर अटैक करता है, उसे पैरालाइज करता है, फिर उसे इंजेस्ट करता है। और ये ज़्यादा प्रीडेशन करता है बैक्टीरिया की, और एक पैरामीशियम एक दिन में तकरीबन 5000 बैक्टीरिया को इंजेस्ट करता है एज फूड। इसके अलावा ये और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को भी एज फूड यूटिलाइज कर सकता है, लेकिन मेजर ये प्रीडेटर है पैरामीशियम किसका, बैक्टीरिया का। अब पैरामीशियम अपनी फूड को इंजेस्ट कैसे करता है, तो इसके लिए पैरामीशियम की स्ट्रक्चर को एक दफ़ा हम फिर देखते हैं। ये पैरामीशियम सेल है, ये दिस वन, ये मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस है। बाकी ये साइटोप्लाज्म उसी तरह से है, और ये इसकी सेल के ऊपर सिलरी स्ट्रक्चर्स हैं, देयर आर सिलिया। अब यहाँ पे एक साइड पे कहीं पे सेल की यहाँ पे एक इन्वेजिनेशन या ओपनिंग सी नज़र आएगी। इस ओपनिंग को ओरल ग्रूव कहा जाता है। ये बाकायदा ओपनिंग नहीं है, यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन और पेलिकल थोड़ा सा साइटोप्लाज्म की तरफ धंसे हुए होते हैं, थोड़ा सा इन्वेजिनेटेड होते हैं, इसलिए ये लगता है कि ओपनिंग है। इस ओपनिंग को नाम दिया जाएगा ओरल ग्रूव। चूँकि ये थोड़ी धंसी हुई गहरी जगह है, इसलिए इसको ग्रूव कहते हैं। यहाँ से चूँकि फूड इंजेस्ट की जाती है, इसको माउथ या ओरल ग्रूव कहा जाता है। अब ओरल ग्रूव जो है, इसके आगे फिर एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है, ये और ये। अब इस कैविटी लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ पे सीलिया मौजूद हैं, ये जो मैं रेड कलर में ड्रा कर रहा हूँ, ये इतने पोर्शन को हम नाम देते हैं साइटोफेरेंक्स। दिस इज साइटोफेरेंक्स। और फिर इसका जो टर्मिनल एंड है, इसका जो लास्ट पोर्शन है, इसको हम नाम देते हैं साइटोस्टोम। दिस इज नोन एज साइटोस्टोम। ये अब यहाँ से जब सीलिया बीट करते हैं तो वाटर में मौजूद जो फूड पार्टिकल्स हैं, ये ओरल ग्रूव के थ्रू ये दाखिल होते हैं साइटोफेरेंक्स में, और फिर ये फूड पार्टिकल साइटोस्टोम में एंटर होते हैं, और यहाँ से फूड वैक्यूल बनना शुरू हो जाता है ये, और फिर ये फूड वैक्यूल बनकर ये पैरामीशियम के सेल के अंदर आ जाता है। इस फूड वैक्यूल को हम बनने के प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस का नाम देते हैं ये। अब इस फूड वैक्यूल के ऊपर आकर लाइसोसोम अटैच होते हैं, और हम जानते हैं कि लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी मौजूद होते हैं। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम और लाइसोसोम की मदद से इस फूड को डाइजेस्ट किया जा रहा है। चूँकि ये सारी डाइजेशन पैरामीशियम के सेल के अंदर हो रही है, तो इस सारी डाइजेशन को हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन का नाम देते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं एक और सिलिएट की, दैट इज़ डाइडिनियम। डाइडिनियम ये सिलिएट का एक और जीनस है, एक और ग्रुप है डाइडिनियम। अब डाइडिनियम जो है ये राउंड अबाउट थोड़ा जग शेप स्ट्रक्चर होता है, ये कोनिकल स्ट्रक्चर ये, और इस सेल के ऊपर उसी तरह सीलिया भी मौजूद हैं, ये डाइडिनियम है। और इसमें ये एबिलिटी है कि ये किसी भी बड़े साइज़ के प्रोटोजोन या किसी और सिलिएट को एनगल्फ कर सकता है। जैसे
ये जो पैरामीशियम नज़र आ रहा है, अब ये पैरामीशियम प्रे है यहाँ पे, और इसका प्रीडेटर कौन होगा? डाइडिनियम। अब डाइडिनियम के ऊपर कोई ओरल ग्रूव एजिट या साइटोफेरेंक्स या साइटोस्टोम्स मौजूद नहीं है, तो अब ये इसको एनगल्फ कैसे करेगा? देखिएगा, जिस साइड से पैरामीशियम इसको अप्रोच कर रहा है तो डाइडिनियम वहाँ पे एक बड़ा सा ओपनिंग डेवलप कर लेता है। अब सही मायनों में ये जग लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हो रही है ये, और ये पूरे के पूरे पैरामीशियम को यहाँ से एनगल्फ करना शुरू कर देता है। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह पैरामीशियम यहाँ से डाइडिनियम सेल के अंदर एंटर हो रहा है। तो ये न्यूट्रिशन है एक और सिलिएट की, दैट इज़ नॉन एज डाइडिनियम। तो ये पैरामीशियम एनगल्फ किया जा रहा है, पैरामीशियम इज एनगल्फ्ड। अब इसके अलावा हम एक और अहम सिलिएट की न्यूट्रिशन की बात करेंगे, एंड दैट इज़ नॉन एज सक्टोरियन। सक्टोरियन, अब इनकी बात कर लेते हैं। अब ये जो सक्टोरियंस हैं ये सिसाइल सिलिएट हैं, दीज आर सिसाइल सिलिएट। तो ये पानी के अंदर किसी भी जगह पे, किसी भी सबस्ट्रेट पे अटैच रहकर अपनी लाइफ गुजारते हैं। जैसे अगर हम ये पॉइंट समझें कि ये पानी के बॉटम पे, किसी पॉन्ड या ओशन के बॉटम पे कोई पत्थर हैं, कोई चट्टान है, कोई सबस्ट्रेट है, और इसके ऊपर ये सक्टोरियन है जिस पे हस्बे मामूल सीलिया भी हैं, और ये एक स्टिकी चिपकने वाले धागे जैसी एक स्ट्रक्चर के थ्रू सबस्ट्रेट के साथ अटैच रहता है। इसको हम स्टिकी थ्रेड का नाम लेते हैं। इसकी मदद से ये यहाँ पे अटैच रहता है। अब यहाँ पे सीलिया के अलावा कुछ इलोंगेटेड इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनकी टिप्स आगे से राउंड होती हैं। इन स्ट्रक्चर्स को टेंटिकल का नाम दिया जाता है। ये सीलिया की निस्बत लंबे भी हैं और इनकी टिप्स भी थोड़ी राउंडेड हैं। अब ये इसी तरह का एक टेंटिकल मैं थोड़ी ब्रॉड स्ट्रक्चर में आपके सामने शो कर रहा हूँ, ये दिस वन। अब इस टेंटिकल की मदद से ये अपने किसी प्रे को पहले कैप्चर करेंगे, अपने साथ अटैच करेंगे। कोई एल्गी हो सकती है, सपोज ये पानी के अंदर मौजूद कोई ग्रीन एल्गी सेल है, ग्रीन एल्गा। अब ज़ाहिर अगर ये ग्रीन एल्गा है तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टोर है। तो सक्टोरियन क्या करेंगे, अपनी टेंटिकल की मदद से ग्रीन एल्गल सेल को अपने साथ चिपका लेंगे और फिर अपने ही टेंटिकल की मदद से यहाँ से कार्बोहाइड्रेट को अब्जॉर्ब करके तो ये पीछे सेल की तरफ लाते हैं और यहाँ से फिर फूड वैक्यूल बनना शुरू होता है टेंटिकल की बेस के ऊपर। फिर ये फूड वैक्यूल सेल के अंदर एंटर होता है। तो फूड वैक्यूल यहाँ पे भी बनेगा लेकिन टेंटिकल की बेस के ऊपर बनेगा। तो इट इज़ द न्यूट्रिशन ऑफ अनदर सिलिएट नॉन एज सक्टोरियन। अब हम इनकी रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि सिलिएट्स अपनी नस्ल में इजाफा कैसे करते हैं। इनकी रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो रिप्रोडक्शन इनमें दोनों तरह की मौजूद है, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी, एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, पहले उसका जिक्र खैर कर लेते हैं जनाब। एसेक्सुअल
रिप्रोडक्शन। ज़ाहिर है इसमें कहीं पे मियोसिस नहीं होगी, कहीं पे गैमेट्स नहीं बनेंगे, कहीं पे जेनेटिक वैरायटी नहीं आएगी। और अगर आप पैरामेशियम का जिक्र करें तो पैरामेशियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन की वजह से, या बाइनरी फियन भी कह सकते हैं, ट्रांसवर्स बाइनरी फियन। इसमें क्या होगा, सिंपल एक पैरामेशियम है, ये दिस वन, ये इसके सीलिया हैं। पहले इसके न्यूक्लियाई की तादाद डबल होगी, चाहे वो मैक्रो न्यूक्लियस है चाहे वो माइक्रो न्यूक्लियस है। तो आप देख सकते हैं अब इसी पैरामेशियम के अंदर अब आपको 2 मैक्रो न्यूक्लियस मिलेंगे और 2 ही माइक्रो न्यूक्लियस मिलेंगे। इसको हम कैरियोकाइनेसिस का नाम देते हैं। और बाद में ये सेल सेंटर से टूट जाता है, जहाँ से मैंने डॉटेड लाइन लगाई है, दिस इज़ ट्रांसवर्स साइटोकाइनेसिस, और 2 नए पैरामेशियम बन जाते हैं, डॉटर पैरामेशियम, एक मैक्रोन्यूक्लियस और एक माइक्रोन्यूक्लियस इधर, दिस इज डॉटर पैरामेशियम। और इसी तरह का एक और डेवलप होगा, दिस वन विद सीलिया, एक मैक्रोन्यूक्लियस और एक माइक्रोन्यूक्लियस इधर आ जाएंगे। तो इनको हम कहेंगे डॉटर पैरामेशियम। तो इस तरह के तरीक़ाकार को, इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन या फियन का नाम देते हैं। अब रहेगी बात सेक्टोरियंस की। तो सेक्टोरियंस में या सिसाइल सिलिएट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है थ्रू प्रोसेस ऑफ बडिंग। सेम इसी तरह का प्रोसेस होगा, सिर्फ फ़र्क ये होगा कि साइटोकाइनेसिस सिमेट्रिकल इक्वल की बजाय क्या होगी, अनइक्वल होगी। एक डॉटर सेल लार्ज साइज़ का बनेगा और एक डॉटर सेल स्मॉल साइज़ का बनेगा। तो अब हम बात करेंगे सिलिएट की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सिलिएट की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कॉन्जुगेशन का नाम भी देते हैं। अब इसमें बाकायदा गैमीट्स तो नहीं बनेंगे, लेकिन बहरहाल जेनेटिक वैरायटी या जेनेटिक रिकम्बिनेशन का पूरा एक प्रोसेस मौजूद है। तो इसको हम एक डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करेंगे। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि जिन 2 सेल्स ने आपस में कॉन्जुगेशन करनी है उनको कॉन्जुगेंट्स का नाम दिया जाता है, या इनको आपस में कंपैटिबल मेट्स भी कहा जाता है। इनके जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है, लेकिन चूंकि ये मैचिंग इस सेंस में है कि इनके आपस में कॉन्जुगेशन होगी, इसलिए इनको कंपैटिबल मेट्स कहा जाता है। और दोनों में मैक्रोन्यूक्लियस और दोनों में माइक्रोन्यूक्लियस आप देख सकते हैं। इधर माइक्रोन्यूक्लियस रेड कलर में है, इधर ग्रीन कलर में है। पहला स्टेप ये होगा कि ये कंपैटिबल सेल आपस में अटैच होंगे थ्रू पेलिकल, आपस में फ्यूज़ करेंगे। फिर वहाँ से जहाँ से फ्यूज़ कर रहे हैं वहाँ से पेलिकल टूट जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी उस पॉइंट पर डिज़ोल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है वो एक टेम्पररी पोर लाइक स्ट्रक्चर भी बन जाती है। और इसी दौरान जो मैक्रो मॉलिक्यूल है दोनों का वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। अब दोनों के माइक्रो न्यूक्लियाई में मियोसिस का प्रोसेस होगा, और इधर भी 4 माइक्रो न्यूक्लियाई बनेंगे, इधर भी 4 माइक्रो न्यूक्लियाई बनेंगे, और चारों के चारों दोनों तरफ क्या हैं, हैप्लाइड हैं। क्योंकि मियोसिस के थ्रू बने, पहले माइक्रो न्यूक्लियाई डिप्लॉइड हैं, लेकिन अब मियोसिस के बाद ये 4 के 4 और ये 4 के 4 माइक्रो न्यूक्लियाई क्या हो गए, हैप्लाइड। अब इन 4 में से जो 3 माइक्रो न्यूक्लियाई हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। रेड वाले भी 3 डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, और ग्रीन वाले भी 3 जो है ना ये डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों कॉन्जुगेंट्स, दोनों सेल में एक एक माइक्रो न्यूक्लियस रह गया। रेड वाला भी एक है, ग्रीन वाला भी एक है, क्योंकि 3 दोनों तरफ से टूट गए हैं। अब इन दोनों में माइटोसिस होगी। अब जब दोनों में माइटोसिस होगी तो
दोनों में 2-2 माइक्रोन्यूक्लियस बन जाएंगे। चूँकि माइटोसिस ही बने तो क्रोमोसोम नंबर तो चेंज नहीं होगा, रहेंगे ये भी हैप्लॉइड ये भी हैप्लॉइड। अब ये माइक्रोन्यूक्लियस को एक्सचेंज कर लेंगे। पॉइंट ई में देखें आप कि रेड वाला इस तरफ एक्सचेंज हो रहा है, ग्रीन वाला इधर एक्सचेंज हो रहा है, और देख सकते हैं कि ये माइक्रोन्यूक्लियस एक्सचेंज करने के बाद ये कंडीशन आ गई। पहले इस सेल में दोनों रेड कलर के मैंने शो किए थे, इधर दोनों ग्रीन कलर के थे। आप देख सकते हैं कि अब सिचुएशन डिफरेंट है। तो इसका ये मतलब है कि ये जेनेटिक रिकम्बिनेशन आ गई है। अब ये रेड और ग्रीन ये सेल के अंदर है तो आपस में फ्यूज़ कर देंगे, इसको सिनगेमी कहा जाता है, फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियाई। और इधर से जो रेड और ग्रीन है ये आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे। इनको मैं एक एरो की मदद से एक्सप्लेन करता हूँ। ये वाला इसके साथ फ्यूज़ करेगा और ये वाला इसके साथ फ्यूज़ कर जाएगा। तो जब न्यूक्लियाई फ्यूज़ कर जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम सिनगेमी कह रहे हैं, और दोनों में डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनेगा। वो चेक कर लेंगे रेड और ग्रीन कलर दोनों शो किए में कि ये रेड और ग्रीन कलर वाला माइक्रोन्यूक्लियस फ्यूज़ हो चुका है। इधर भी सेम सिचुएशन है तो ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनेगा। डायग्राम एफ में देख रहे हैं आप। फिर उसके बाद जब ये सारा काम हो जाएगा ये दोनों सेल एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। जब ये सेपरेट हो जाएंगे तो इनको फिर एक्स कॉन्जुगेंट्स कहा जाएगा कि पहले ये दोनों सेल आपस में अटैच थे, कॉन्जुगेशन प्रोसेस स्टार्ट किया था, अब इन्होंने एक दूसरे से अलैदगी इख्तियार कर ली है, तो फिर दोनों के पास डिप्लॉइड न्यूक्लियस मौजूद है। अब आगे हम इसको लेके चलते हैं कि इसमें डिप्लॉइड न्यूक्लियस में 3 दफ़ा माइटोसिस होगी, 3 राउंड ऑफ माइटोसिस, नतीजा 8 न्यूक्लियाई बनेंगे। हम जानते हैं कि एक सेल में माइटोसिस हो तो दो न्यूक्लियस बनते हैं, उन दोनों में माइटोसिस होगी तो अब 4 बन जाएंगे, चारों में बेयक वक्त होगी तो 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि इस एक्स कॉन्जुगेंट के अंदर, इस सेल के अंदर 8 न्यूक्लियाई नज़र आ रहे हैं ये सारे माइक्रो। अब इनमें से जो 4 माइक्रो न्यूक्लियस होंगे इनके अंदर क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होगी, ये पॉलीप्लाइड बन जाएगा, साइज़ बड़ा हो जाएगा इन 4 का, तो इनको कहना शुरू कर देंगे मैक्रोन्यूक्लियाई। और जो 2 से 4 थे वो एज इट ही रहेंगे, उनमें चेंज नहीं आएगी, वो डिप्लॉइड ही रहेंगे। अब इसमें बाइनरी फिजन होगी। बाइनरी फिजन से 2 डॉटर सेल बनेंगे, इसमें भी 2 मैक्रोन्यूक्लियस, 2 माइक्रो, 2 मैक्रो, 2 माइक्रो। फिर इसलिए इसमें भी अगेन बाइनरी फिजन होगी, इसमें फिर बाइनरी फिजन होगी। तो आप देख सकते हैं कि दोबारा ओरिजिनल सेल जैसे, पेरेंट सेल जैसे सेल पैदा हो गया डॉटर पैरामीशियम, और जब ये मैच्योर होंगे तो ये भी ज़रूरत पड़ने पे उसी तरह कॉन्जुगेशन करेंगे। तो ये एक एक्स कॉन्जुगेंट में जो स्टेजेस हुई हैं, सेम यही स्टेजेस दूसरे एक्स कॉन्जुगेंट में भी होंगी, यानी जी के बाद एच आई जे स्टेजेस होंगी। तो इस तरह ये सारे लंबे से प्रोसेस को, लंबे चौड़े प्रोसेस को हम कॉन्जुगेशन कह रहे हैं। तो इसमें देखिए डॉटर सेल पैदा करना ही मकसद नहीं था, डॉटर सेल भी पैदा हुए हैं, लेकिन साथ उनके अंदर जेनेटिक वैरायटी भी देखने को मिली है। दैट्स ऑल अबाउट सिलिएट्स।